वैदिक सभ्यता। दोस्तों, भारतीय इतिहास का एक ऐसा टॉपिक जिससे रिलेटेड कोई ना कोई प्रश्न आपकी आने वाली तमाम परीक्षाओं में जरूर ही आएगा। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, बहुत अच्छा लगेगा आपको। जो भी मैं पढ़ाऊंगा बिल्कुल आपको याद हो जाएगा। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं वैदिक सभ्यता, आज इसी पर ही हम अपनी क्लास करेंगे। दोस्तों, वैदिक सभ्यता भारत में कब आई, उससे पहले कौन सी सभ्यता थी, और हमको ये बात पूरी तरह से मालूम होनी चाहिए। तो दोस्तों, आपने सुना होगा हड़प्पा सभ्यता या फिर सिंधु सभ्यता। सिंधु सभ्यता आपने पढ़ा होगा। तो सिंधु सभ्यता के बाद में जो संस्कृति आई वो थी वैदिक संस्कृति या वैदिक सभ्यता। ठीक है, ये आपको याद रखना है। सिंधु सभ्यता के बाद में वैदिक सभ्यता आई। ठीक है, और देखिए ऐसा माना जाता है कि कुछ विद्वान ऐसा मानते हैं कि जब आर्य भारत में आए तो उन्होंने सिंधु सभ्यता या सैंधव सभ्यता के किलों पर आक्रमण कर दिया और उनको टैक्स नेस्ट यानी कि नष्ट कर दिया। और नष्ट करने के बाद में वैदिक सभ्यता की नींव उन्होंने रखी। लेकिन इस बात का अभी तक कोई ठोस प्रमाण नहीं मिला है, जिसके कारण हम इसको एक कल्पना मात्र ही मानते हैं। आर्य कहाँ से आए थे, इस बारे में विद्वानों के अलग अलग मत हैं। सबसे अच्छा जो मत माना गया है वो माना गया है मैक्स मूलर का। तो सबसे पहले मैक्स मूलर ने, किसने? मैक्स मूलर, ये आपको याद होना चाहिए। तो मैक्स मूलर ने कब बताया था? ये बताया था 1853 में। क्या बताया था? इन्होंने बताया था कि आर्य मध्य एशिया से आए। कहाँ से आए थे? मध्य एशिया से। और मध्य एशिया को हम क्या कहते हैं? बैक्टीरिया भी कह देते हैं। ठीक है, क्या मैक्स मूलर ने 1853 में बताया सबको कि ये जो भैया आर्य थे ये मध्य एशिया से आए। ठीक है, उसके बाद में अनेक विद्वानों ने अलग अलग मत दिए। जैसे कि हम कहें कि बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि आर्य उत्तरी ध्रुव से आए। उसके बाद में डॉक्टर अविनाश चंद्र दास ने कहा था कि सप्त सैंधव प्रदेश से आए थे। ठीक है, सप्त सैंधव प्रदेश क्या होता है? जो सिंधु नदी थी या है, उसके आसपास जो भी उसकी जो सहायक नदियाँ थी, तो उनके जो क्षेत्र थे उनको सप्त सैंधव प्रदेश कहा गया। और आर्यों के रहने के लिए प्रथम स्थान उसी को बताया जाता है, सप्त सैंधव प्रदेश को। ठीक है, तो सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों के जो क्षेत्र थे उसको हम क्या कहते हैं? सप्त सैंधव प्रदेश कहते हैं। आर्यों के ठहरने का, आर्यों को रहने का प्राचीन साक्ष्य यहीं से मिला है। ठीक है, तो ये बात रही इनके आगमन की, आर्य कहाँ से आए, अभी तक विवाद है। ठीक है, और देखिए ये जो शब्द है आर्य, इसका अर्थ क्या है? तो देखिए सर्वप्रथम मैक्स मूलर ने ही 1853 में ही बताया था कि आर्य शब्द का अर्थ होता है श्रेष्ठ। क्या होता है? श्रेष्ठ या फिर उत्तम। क्या होता है? उत्तम या फिर कुलीन। ये तीन शब्द आप याद रख लेना, श्रेष्ठ, उत्तम और कुलीन। परीक्षा में 4 विकल्प आएंगे, अगर उनमें से एक ही को भी मिलता है तो अब इनमें से टिक कर देना कि आर्य शब्द का अर्थ क्या होता है? श्रेष्ठ, उत्तम या फिर कुलीन होता है। और देखिए आर्यों की जो भाषा थी वो क्या थी? आर्यों की भाषा क्या थी? कोई पूछे आपको कि आर्यों की क्या भाषा थी, तो आपका जवाब होगा संस्कृत। क्या थी? संस्कृत। आर्यों की भाषा थी संस्कृत। ठीक है, ठीक है। अब देखिए एक सवाल और आता है कि वैदिक सभ्यता के निर्माता कौन थे? वैदिक सभ्यता के निर्माता कौन थे? तो देखिए आप कहेंगे आर्य। कौन थे? आर्य।
ठीक है। तो ये शब्द हो गया हमारे आर्य। ठीक है, आर्य जो थे कब आए थे? ये सिंधु सभ्यता के बाद में भारत में आए और वैदिक सभ्यता की इन्होंने नींव रखी, या यूँ कहेंगे कि वैदिक सभ्यता के बाद में जो सभ्यता अस्तित्व में आई उस सभ्यता को हम वैदिक सभ्यता के नाम से जानते हैं। ठीक है। और जो आर्य थे, आर्य शब्द का अर्थ क्या होता है? श्रेष्ठ, उत्तम या कुलीन होता है। और आर्यों की भाषा क्या थी? संस्कृत आर्यों की भाषा थी। क्वेश्चन अगर आ जाए कि वैदिक सभ्यता के निर्माता कौन है, तो आपका जवाब हो जाएगा आर्य। ठीक है, आर्य। तो दोस्तों ये छोटी छोटी बातें रही आर्य से संबंधित। ठीक है। अब देखिए, जो हमारा वैदिक काल है, वैदिक काल को दो पार्टों में बांटा गया है, ऋग्वैदिक काल और एक उत्तर वैदिक काल। उसके बारे में जानेंगे हम, लेकिन उससे पहले हमको ये दो संस्कृति जो कि सिंधु सभ्यता और वैदिक सभ्यता है, इन दोनों में क्या अंतर है, क्या समानता है, उसको जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, क्वेश्चन आता है और हम कंफ्यूज होते हैं कि जवाब वैदिक सभ्यता से निकालें या सिंधु सभ्यता से निकालें। तो वैदिक सभ्यता और सिंधु सभ्यता में जो अंतर है उसको जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। तो चलिए पहले हम पढ़ेंगे वैदिक सभ्यता और सिंधु सभ्यता में अंतर। तो तब इसको रख पढ़ लो। एक तरफ लिखता हूं मैं वैदिक सभ्यता, वैदिक सभ्यता, और दूसरी ओर लिखता हूं मैं सिंधु सभ्यता, सिंधु सभ्यता। ठीक है। तो दोनों सभ्यताओं को मैं लिख लिया है और इन दोनों का मैं अंतर आपको समझा रहा हूं। दोनों का अंतर कि सिंधु सभ्यता में और वैदिक सभ्यता में क्या अंतर है। तो देखिए, इनके अंतर को समझने के लिए हमें काफ़ी सारे पॉइंट पढ़ने होंगे। तो देखिए, पहले बात करेंगे हम, जो वैदिक सभ्यता थी ये कैसी थी? ये सभ्यता थी ग्रामीण। कैसी थी? ग्रामीण। पेपर में आता है क्वेश्चन कि वैदिक सभ्यता कैसी सभ्यता थी, तो आपका जवाब हो जाएगा क्या? ग्रामीण सभ्यता थी। और सिंधु सभ्यता कैसी सभ्यता थी? ये शहरी सभ्यता थी। कैसी थी? शहरी थी। देखो, ये पहले आई थी और ये बाद में आई थी। पहले आने के बावजूद भी शहरी सभ्यता रही, काफी विकास इन्होंने किया। ये कैसी थी? ये ग्रामीण सभ्यता थी, कोई अच्छा प्रोग्रेस इन्होंने नहीं किया। चलिए आगे देखते हैं। अब बात करेंगे हम इनके रहने के स्थान की, आवास। वैदिक काल में आवास कैसे थे? तो देखिए, इनके जो घर बने हुए थे वो बांस और घास के बने होते थे। बांस और घास के मकान थे इनके, उनमें बना करके जंगल में रहते थे। जबकि सिंधु सभ्यता के जो मकान थे वो पक्की ईंटों से बने हुए मिले हैं, पक्की ईंटों के बने हुए मिले हैं। ठीक है, पक्की ईंटों से बने हुए मिले हैं सिंधु सभ्यता के मकान। जबकि जो ग्रामीण सभ्यता यानी कि वैदिक सभ्यता के जो मकान थे वो घास फूस और बांस से बनाए जाते थे। ठीक है। तो ये होगी आवास से संबंधित बातें। अब हम बात करें, देखिए, जो हमारे वैदिक काल वाले हैं इनको घोड़े का ज्ञान था, घोड़े का ज्ञान था इनको, और ये घोड़े के ज्ञान से अनभिज्ञ थे। ये घोड़े से अनभिज्ञ थे, मतलब कि इनको जानकारी नहीं थी ऐसा बताया जाता है। लेकिन कुछ स्थान हैं जैसे कि सूत का गेंडोर से घोड़े के अवशेष मिले हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अभी तक यही मानते हैं कि इनको घोड़े का ज्ञान नहीं था, घोड़े ज्ञान को नहीं था। अब देखिए, अगला जो अंतर है, जो हमारा वैदिक काल है इसमें देवताओं की प्रधानता रही है। देवताओं की प्रधानता यहाँ पर देखने को मिली है वैदिक सभ्यता में। जबकि जो सिंधु सभ्यता है इसमें किसकी मिली बताइए? इसमें देवी की प्रधानता थी। किसकी थी? देवी की प्रधानता थी, देवी की प्रधानता थी।
छोटी छोटी बातें हैं जो आपको याद रखनी है। एक देवताओं की प्रधानता अधिक थी और उसमें देवी की प्रधानता अधिक थी। उसके बाद देखिए इनका जो प्रशासन था वो कैसा था, राजतंत्रात्मक, राजतंत्रात्मक। और इनका कैसा था, गणतंत्रात्मक, गणतंत्रात्मक। ठीक है, तो देखिए दो शब्द आपको सामने आए। राजतंत्रात्मक क्या होता है कि एक राजा होता था और वो प्रजा पर शासन करता था, प्रजा से संबंधित सारे कार्यों को वो ही करता था। और राजतंत्र में क्या होता है कि राजा का वंशज ही या राजा का बड़ा बेटा ही राजा बनता है। ऐसा किसमें था, वैदिक सभ्यता में था। जबकि हड़प्पा सभ्यता में ऐसा नहीं था। ये कैसे, इसकी जो शासन व्यवस्था थी वो कैसी थी, वो गणतंत्रात्मक थी। इसमें क्या होता था, प्रजा अपना राजा खुद चुनती थी। ठीक है, इसलिए ये कैसी थी, ये थी गणतंत्रात्मक व्यवस्था यहाँ पर थी। अब देखिए जो वैदिक सभ्यता है, वैदिक सभ्यता से क्या मिला है हमें, युद्ध के साक्ष्य मिले हैं। यहाँ से हमें क्या मिला है भाई, युद्ध के साक्ष्य मिले हैं, युद्ध के साक्ष्य मिले हैं। लेकिन जो सिंधु सभ्यता है यहाँ से युद्ध के कोई साक्ष्य नहीं मिला है। ठीक है, युद्ध का साक्ष्य नहीं मिला, नहीं मिला। ठीक है, सिंधु सभ्यता से युद्ध का कोई साक्ष्य नहीं मिला है, जबकि वैदिक सभ्यता से युद्ध का साक्ष्य मिला है। जिससे हमें पता लगता है कि वैदिक सभ्यता में युद्ध हुआ करते थे। वैदिक काल में अधिकतर जो युद्ध हुए थे वो गाय को लेकर हुए थे। ठीक है, गाय को लेकर के यहाँ पर बहुत से युद्ध देखने को मिले। और देखिए जो वैदिक सभ्यता है इनका जो पवित्र पशु है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इनका जो पवित्र पशु है वो क्या था, गाय। ठीक है, वैदिक सभ्यता में पवित्र पशु माना गया है गाय को। जबकि सिंधु सभ्यता का पवित्र पशु कौन सा था, सिंधु सभ्यता का पवित्र पशु कौन सा था, जल्दी से बताइए, तो वो था बैल। ठीक है, तो सिंधु सभ्यता में बैल पवित्र पशु था, जबकि वैदिक सभ्यता में गाय पवित्र पशु थी। ठीक है, तो छोटी छोटी बातें हैं कि जो आपको बिल्कुल पता होनी चाहिए। अब देखिए इनका परिवार कैसा था, परिवार कैसा था। जो आर्यों का जो परिवार था, वैदिक सभ्यता का जो परिवार था, वो था संयुक्त परिवार, संयुक्त परिवार था। ठीक है, संयुक्त परिवार था इसमें वैदिक सभ्यता में, जबकि सिंधु सभ्यता में एकल परिवार था, एकल परिवार। कहने का मतलब ये है संयुक्त परिवार में क्या होता है कि सारे परिवार वाले, जिसमें दादा दादी चाचा चाची सब मिलकर रहते थे। और ये सिंधु सभ्यता थी, इसमें एक ही परिवार रहता था। ठीक है, अब देखिए परिवार आ गया। और देखिए इसकी जो सामाजिक व्यवस्था कैसी थी, सामाजिक व्यवस्था पितृसत्तात्मक, पितृसत्तात्मक थी। ठीक है, यानी कि पिता का मुख्य स्थान होता था वैदिक सभ्यता में। जबकि सिंधु सभ्यता की जो व्यवस्था थी कैसी थी, वो थी मातृ सत्तात्मक। ठीक है, और सिंधु सभ्यता में माँ को विशेष स्थान था। पितृसत्तात्मक में क्या होता है कि जो पिता होता है, पिता की प्रॉपर्टी पर बेटे का अधिकार होता है, तो पिता को अधिक महत्व दिया गया है वैदिक सभ्यता में। जबकि सिंधु सभ्यता में माता को अधिक महत्व दिया गया है। तो आपको याद रखना है कि सिंधु सभ्यता की जो व्यवस्था थी, सामाजिक व्यवस्था थी, वो मातृ सत्तात्मक थी, जबकि वैदिक काल में सामाजिक व्यवस्था पितृसत्तात्मक थी। ठीक है, उसके बाद देखिए बात करेंगे हम इनकी, इन दोनों की अर्थव्यवस्था की। इनकी जो अर्थव्यवस्था थी इस पर टिकी हुई थी। जो वैदिक काल है, इनकी जो अर्थव्यवस्था है वो टिकी हुई थी कृषि पर। इस पर टिकी हुई थी, कृषि पर टिकी हुई थी, कृषि पर ही सारा काम करते थे ये। और उसके बाद देखिए सिंधु सभ्यता की जो अर्थव्यवस्था थी वो जुड़ी हुई थी उद्योगों से।
ठीक है, ये उद्योग करते थे और ये कृषि करते थे, पशुपालन करते थे। हालांकि ऋग्वेदिक काल जो आया था पहले, उसमें जो था आर्य लोग ये केवल पशुपालन ही करते थे, कृषि पर इनका कोई विशेष ध्यान नहीं था। धीरे धीरे ये खेती करना सीखे, क्योंकि शुरू में जो आर्य भारत में आया था तो उसको खेती का ज्ञान नहीं था, वो केवल पशुओं को पालता था और उसका रहने का भी कोई एक निश्चित स्थान नहीं था, वो घुमक्कड़ प्रवृत्ति का माना गया है। इसलिए वो पहले पशुपालन करना सीखा था और उसके बाद में वो खेती करना सीखा था। तो वैदिक सभ्यता की जो अर्थव्यवस्था थी वो कृषि पर आधारित थी, जबकि सिंधु सभ्यता की जो अर्थव्यवस्था है वो उद्योगों पर आधारित थी। ठीक है, और देखिए जो पूजा पद्धति है, अब मैं बात करूंगा इन दोनों की पूजा पद्धति। वैदिक काल में जो पूजा पद्धति थी वो कैसी थी बताइए? पूजा पद्धति जो थी वो कैसी थी? वो योग पर आधारित थी। ठीक है, योग पर आधारित थी पूजा पद्धति। जबकि सिंधु सभ्यता में कैसी थी? ये जो इनकी पूजा पद्धति थी वो थी मूर्ति पूजा पर आधारित। मूर्ति पूजा पर आधारित। ठीक है, तो देखिए जो आर्यों की पूजा पद्धति थी वो योग पर आधारित थी, जबकि सिंधु वासियों की जो पूजा पद्धति थी वो कैसी थी? वो मूर्ति पर आधारित थी। अभी किसी एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि मूर्ति पूजा का सबसे प्राचीन साक्ष्य कहाँ से मिला है, तो उसका जवाब क्या हो जाएगा भाई? सिंधु सभ्यता से। सिंधु सभ्यता से ही मूर्ति पूजा का सबसे प्राचीन साक्ष्य मिला है, ये आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, चलिए ये रही पूजा की बात रही। अब देखिए जो हमारी वैदिक सभ्यता है इसमें वर्ण व्यवस्था ठीक है, जबकि सिंधु सभ्यता में नहीं पाई जाती। ठीक है, ये याद रखना, वैदिक सभ्यता में वर्ण व्यवस्था पाई जाती है, जबकि सिंधु सभ्यता में वर्ण व्यवस्था का कोई साक्ष्य नहीं मिला है। वर्ण व्यवस्था का मतलब क्या होता है कि समाज को अलग अलग वर्गों में बांटना। आगे हम पढ़ेंगे ऋग्वेद में, ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में 4 वर्णों का वर्णन किया गया है, जिसमें सबसे ऊपर ब्राह्मण को लिया गया है, उसके बाद क्षत्रिय को लिया गया है, उसके बाद वैश्य, उसके बाद में शूद्र को लिया गया है। ऐसा कहा जाता है कि कोई एक विराट पुरुष, जिसको ब्रह्म कहा गया है, कि उसके मुख से, विराट पुरुष के मुख से ब्राह्मण जन्मा है और उसकी भुजाओं से क्षत्रिय जन्मा है और उसकी जंघाओं से वैश्य जन्मा है और चरणों से यानी पैरों से शूद्र जन्मा है। ये बात सुनने में आपको अटपटी लगेगी, लेकिन जो लिखा हुआ है वो हमें पढ़ना है परीक्षा की दृष्टि से। सच है या झूठ है ये तो ऊपर वाला ही जाने। ठीक है, मुख से कभी कोई जन्मा है? आगे बताइए, किसी ने मुख से जन्म लिया है? नहीं। बाजुओं से कोई जन्म ले सकता है? नहीं। जांघों से कोई जन्म ले सकता है? नहीं। पैरों से कोई जन्म ले सकता है? नहीं। लेकिन क्या करें, जो लिखा हुआ है हमें पढ़ना है, परीक्षा देनी है, इस बारे में कोई बहस नहीं करनी है। तो देखिए भाई, ये रही हमारी वर्ण व्यवस्था। इंद्र की पूजा, इंद्र की पूजा होती थी। इंद्र की पूजा होती थी वैदिक सभ्यता में, और यहां पर किसकी होती थी? मातृ देवी की पूजा। मातृ देवी की पूजा होती थी सिंधु सभ्यता में, मातृ देवी की पूजा होती थी। तो ये कुछ मुख्य अंतर हैं जो हमको बिल्कुल मालूम होना चाहिए। चलिए एक बार दोबारा रिपीट कर लेते हैं। तो देखिए भाई, वैदिक सभ्यता और सिंधु सभ्यता में अंतर हम पढ़ रहे हैं। तो पहला अंतर क्या पढ़ना हमको कि जो वैदिक सभ्यता थी वो ग्रामीण थी
जबकि सिंधु सभ्यता एक शहरी सभ्यता थी। इनके जो आवास थे वैदिक सभ्यता में घास फूस बांस के बने होते थे, जबकि सिंधु सभ्यता में पक्की ईंटों के बनते थे। जो वैदिक सभ्यता है इसमें जो मकान थे बांस घास फूस के बने होते थे, जबकि सिंधु सभ्यता के जो मकान हैं वो पक्की ईंटों के बने होते थे। वैदिक सभ्यता वालों को घोड़े का ज्ञान था, जबकि सिंधु वासियों को घोड़े का ज्ञान नहीं था, वो घोड़े ज्ञान से अनभिज्ञ थे। वैदिक सभ्यता में देवताओं की प्रधानता रही है और सिंधु सभ्यता में देवी की प्रधानता रही है। और व्यवस्था कैसी थी? राजतंत्रात्मक थी वैदिक युग में, जबकि सिंधु सभ्यता में या सिंधु काल में गणतंत्रात्मक थी। वैदिक युग से युद्ध के साक्ष्य मिले हैं, जबकि सिंधु सभ्यता से युद्ध का कोई प्रमाण अभी तक नहीं मिला है। वैदिक आर्यों का पवित्र पशु गाय था, ठीक है, और इनका पवित्र पशु क्या था? बैल। सिंधु सभ्यता का था बैल, वो कुबड़ वाला बैल। और परिवार देखिए, वैदिक सभ्यता में संयुक्त परिवार होता था, जबकि सिंधु सभ्यता में एकल परिवार होता था। सामाजिक व्यवस्था पितृसत्तात्मक थी वैदिक युग में, जबकि सिंधु युग में क्या थी? मातृसत्तात्मक थी। अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित थी वैदिक युग में, जबकि सिंधु सभ्यता में उद्योग पर आधारित थी। ये अपना बिजनेस करते थे, उद्योग करते थे, ठीक है। और पूजा पद्धति योग पर आधारित थी वैदिक युग में, जबकि सिंधु सभ्यता में क्या थी? मूर्ति पूजा पर आधारित थी, मूर्ति की पूजा होती थी। अब बात करेंगे वर्ण व्यवस्था की जानकारी हमें वैदिक युग में मिलती है, साक्ष्य मिलते हैं उसके, लेकिन सिंधु सभ्यता में अब तक कोई ऐसा प्रमाण नहीं मिला है कि वहां पर वर्ण व्यवस्था थी। अब देखिए, जो वैदिक सभ्यता में लोग इंद्र की पूजा करते थे, इंद्र की उपासना करते थे, जबकि सिंधुवासी मात्र देवी की पूजा करते थे। तो दोस्तों, ये थे वैदिक सभ्यता और सिंधु सभ्यता में कुछ मुख्य अंतर जो कि आपको पता होने चाहिए, और आपकी तमाम परीक्षाओं की दृष्टि से ये बहुत ही अच्छे साबित होंगे। चलिए, अब हमने अंतर पढ़ लिया है, अब थोड़ा सा और आर्य शब्द के बारे में पढ़ लेते हैं जो अभी मैंने बताया नहीं है। तो देखिए, जो आर्य लोग थे वैदिक सभ्यता में, जो आर्य लोग थे, आर्य शब्द है, ठीक है, इससे संबंधित कई प्रश्न आते हैं। सबसे पहले कि आर्य शब्द का अर्थ क्या होता है, तो मैंने बताया थोड़ी देर पहले, श्रेष्ठ या फिर उत्तम या फिर कुलीन। ये बातें आपको थोड़ी देर पहले मैंने बताई थी, ठीक है। और दूसरी बात, ये तो होगा इसका अर्थ, ठीक है। अब देखिए, आर्य शब्द का उल्लेख ऋग्वेद में कितनी बार हुआ है, तो देखिए भाई, ये भी आपको पता होना चाहिए कि आर्य शब्द का ऋग्वेद में 33 बार उल्लेख हुआ है। 33 बार उल्लेख हुआ है किसका? आर्य शब्द का। परीक्षा में आ जाए कि ऋग्वेद में आर्य शब्द का उल्लेख या आर्य शब्द का प्रयोग कितनी बार हुआ है, तो आपका जवाब होगा 33 बार, ठीक है। तो 33 बार हुआ है। जो हमारी वैदिक सभ्यता थी, ठीक है, वैदिक सभ्यता की जो जानकारी है या वैदिक युग की जो जानकारी है, हमें किससे मिलती है? वो मिलती है वेदों से मिलती है। वेदों से जानकारी मिलती है हमें, किसकी? वैदिक सभ्यता की। और वैदिक सभ्यता की जानकारी वेदों से मिलने के कारण ही इसका नाम रख दिया गया वैदिक युग या वैदिक संस्कृति या वैदिक सभ्यता, जिसका अर्थ होता है ज्ञान। सर्वप्रथम 1853 में प्रोफेसर मैक्स मुलर ने बताया था, एक जाति के आधार पर आर्य का अर्थ श्रेष्ठ होता है, ठीक है। आर्य की भाषा संस्कृत थी और वैदिक सभ्यता के निर्माता कौन थे? वो आर्य थे। तो छोटी छोटी बातें आपको बिल्कुल मालूम होनी चाहिए। चलिए, अब आगे देखते हैं।
वैदिक सभ्यता को आर्य सभ्यता भी कहा जाता है। ठीक है, वैदिक सभ्यता को आर्य सभ्यता भी कहा जाता है। तो और देखिए, जो हमारा वैदिक सभ्यता है या वैदिक काल है, जो वैदिक काल है इसको दो भागों में बांटा गया है। और कौन कौन से वो दो भाग हैं वो आपको भलीभांति मालूम होने चाहिए। और इनकी जो तिथि है, जो इनका समय सीमा है, वो भी आपको मालूम होनी चाहिए। तो देखिए, वैदिक काल को दो भागों में बांटा गया है। वो दो भाग कौन कौन से हैं? पहला भाग है ऋग्वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल, ऋग्वैदिक काल जिसकी समय सीमा बताई जाती है 1500 बीसी से 1000 बीसी तक। ठीक है, ये आपको याद रखना है कि ऋग्वैदिक काल की जो समय सीमा है वो 1500 बीसी से 1000 बीसी तक बताई जाती है। दूसरा भाग क्या है हमारा इसका? यह है उत्तर वैदिक काल। क्या है? उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल जिसकी समय सीमा बताई जाती है 1000 बीसी से 600 बीसी तक। ठीक है, 1000 बीसी से 600 बीसी तक ये बताई जाती है उत्तर वैदिक काल की जो समय सीमा है। बीसी यानी कि ईसा पूर्व। ठीक है, बिफोर क्राइस्ट। अब देखिए, जो ऋग्वैदिक काल है, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल में क्या समानता रही है, एक छोटा मोटा जो अंतर रहा है वो भी हमको पता होना चाहिए। जैसे कि जो ऋग्वैदिक काल था, इस काल के जो आर्य थे वो लोहे से अनभिज्ञ थे। ठीक है, जो ऋग्वैदिक आर्य थे या ऋग्वैदिक काल के जो लोग थे वो लोहे से अनभिज्ञ थे। एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या पढ़ना है आपको इसमें? दूसरा पॉइंट आपको पढ़ना है पशुपालन। कि ये जो थे ऋग्वैदिक काल में केवल पशुपालन होता था। ठीक है, पशुओं का पालन करते थे। और उसके बाद में और यहाँ पे जो साक्ष्य मिले हैं इस काल के, काले भांड मिले हैं। काले भांड यहाँ से मिले हैं। ठीक है, और एक जो पॉइंट आपको पकड़ना है, और ये वंश की संकल्पना क्या थी? वंश की संकल्पना थी। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे उत्तर वैदिक काल के बारे में। तो जैसा कि हमने देखा कि ऋग्वैदिक काल में क्या था, यहाँ के लोग थे ऋग्वैदिक काल में वो लोहे से अनभिज्ञ थे, यानी कि लोहे का इनको ज्ञान नहीं था। जबकि उत्तर वैदिक काल में लोहे का ज्ञान हो गया था। लोहे का ज्ञान इनको हो गया था। ठीक है, लोहे के ज्ञान होने के बाद में कृषि के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा विकास हुआ। ठीक है, तो लोहे ज्ञान से परिचित हो गए थे उत्तर वैदिक काल के लोग। और देखिए, ये केवल ऋग्वैदिक काल में केवल पशुपालन करते थे। और यहाँ पर इन्होंने क्या देखा कि पशुपालन के साथ साथ कृषि भी इन्होंने स्टार्ट कर दी थी। किसमें? उत्तर वैदिक काल में। जो वैदिक काल था, इनका जो मुख्य व्यवसाय था वो पशुपालन था। जबकि उत्तर वैदिक काल के आते आते पशुपालन के साथ साथ इन्होंने कृषि करना भी शुरू कर दिया था। ठीक है, ये रही दो बातें। देखिए, यहाँ पर काले, केवल ऋग्वैदिक काल में केवल काले भांड मिले हैं, काले मृत भांड मिले हैं। लेकिन जो आगे समय आया उत्तर वैदिक काल का, इसमें रंगीन चित्रित भांड मिले हैं। यानी कि रंग, तरह तरह के रंग के रंगे हुए और उन पर चित्र बने हुए, पशु पक्षी पेड़ पौधों के चित्र बने हुए, इस तरह के मृत भांड मिले जो कि प्रोग्रेस को दर्शाते हैं। तो देखिए, इसमें क्या था? वंश की संकल्पना थी। और उत्तर वैदिक काल में क्या आ गया था? गोत्र। क्या आ गया था? गोत्र की संकल्पना। गोत्र की संकल्पना देखने को मिली। ठीक है, तो कुछ पॉइंट हैं ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल में जो आपको समझने हैं। तो ऋग्वैदिक काल के लोग थे
वो लोहे से अनुभवी थे, जबकि उत्तर वैदिक काल के लोग लोहे से परिचित थे। ऋग्वैदिक काल में पशुपालन होता था, जबकि उत्तर वैदिक काल में पशुपालन के साथ साथ कृषि भी प्रारंभ हो गई थी। ऋग्वैदिक काल के साक्ष्यों में काले भांड देखने को मिले हैं, जबकि उत्तर वैदिक काल के रंगीन चित्रित भांड मिले हैं, जो कि उस काल के प्रोग्रेस को दर्शाते हैं। और देखिए, ऋग्वैदिक काल में वंश की संकल्पना थी, जबकि उत्तर वैदिक काल में गोत्र की संकल्पना हो गई थी। ठीक है, तो देखिए ये बातें हमने पढ़ी। अब थोड़ा इनके बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे। तो पहले मैं किसको लूँगा? ऋग्वैदिक काल को लूँगा। ठीक है, ऋग्वैदिक काल को लूँगा पहले मैं। इसके बारे में तमाम जानकारी हमें लेनी है और पढ़नी है। तो देखिए भाई, चलो पहले रख पाता हूँ मैं। वीडियो को आगे पीछे करके स्क्रीनशॉट ले लेना, चाहे तो रोक करके नोट्स तैयार कर लेना। तो देखिए, पहले हम पढ़ेंगे ऋग्वैदिक काल के बारे में। ऋग्वैदिक काल के बारे में, ठीक है, जिसकी समय सीमा कितनी बताई गई है? ये बताई गई है 1500 ईसा पूर्व से या बीसी से। 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक का समय इसका बताया गया है। ठीक है, अब इस पर आधारित कुछ पॉइंट हैं जो हमें समझने हैं और जो हमें पढ़ने हैं। जैसा कि ऋग्वैदिक काल की क्या क्या विशेषताएं थी, वो हमको मालूम होने चाहिए। तो देखिए भाई, जो मेन पॉइंट है, तो देखिए जो वैदिक संस्कृति थी, वैदिक संस्कृति एक ग्रामीण संस्कृति थी। एक ग्रामीण संस्कृति थी जो कि पशुपालन करती थी। ठीक है, और इस काल में क्या था? ऋग्वैदिक काल में जो लोग थे वो घुमक्कड़ थे। कैसे थे? घुमक्कड़ थे, जिसके कारण वो खेती का विकास नहीं कर सके। घुमक्कड़ होने के कारण कृषि का विकास नहीं हुआ। कृषि का विकास नहीं हुआ, क्योंकि अगर आदमी एक जगह रुकता तो वो खेती बाड़ी जल्दी करने लग जाता, लेकिन ये नहीं कर पाए। अब देखिए, ये बात रही इनसे संबंधित। जो इनकी शासन व्यवस्था थी, कैसी थी? वो राजतंत्रात्मक थी। ये पॉइंट है जो आपको याद रखने हैं। और उसके बाद देखिए, जो आपको समझना है, इनका जो मुख्य व्यवसाय था, मैंने बताया पशुपालन था। पशुपालन क्या था? ये इनका मुख्य व्यवसाय था। ठीक है, पशुपालन इनका मुख्य व्यवसाय था। और शासन व्यवस्था कैसी थी? राजतंत्रात्मक इनकी शासन व्यवस्था थी। तो सारी बातें आपको मालूम होनी चाहिए। और ऋग्वैदिक काल का जो प्रमुख ग्रंथ था, प्रमुख ग्रंथ कौन सा था? वो था ऋग्वेद। क्या था? ऋग्वेद, जिसको सबसे प्राचीन वेद भी कहा जाता है। सबसे प्राचीन वेद, या फिर यूँ समझिए कि ऋग्वैदिक काल का सबसे प्रमुख ग्रंथ ऋग्वेद था, जो कि सबसे प्राचीन माना जाता है। ठीक है, पढ़ेंगे इसके बारे में पूरी जानकारी। अब देखिए, जो ये हमारा ऋग्वेद है, जो ऋग्वैदिक काल का जो ऋग्वेद है, इस ऋग्वेद की समानता, इस ऋग्वेद की जो समानता है, कहाँ से मिली है? कोई बताएगा? मतलब कि एक ग्रंथ ऐसा और भी है जिसके हिसाब से या उसमें और ऋग्वेद में काफी समानता देखने को मिलती है, तो वो है ईरानी भाषा में लिखा हुआ, या ईरानी भाषा का ग्रंथ जिसका नाम है जेद अवेस्ता। जेद अवेस्ता। ठीक है,
तो कहने का मतलब ये है कि ऋग्वेद में कुछ बातें ऐसी देखने को मिली हैं जो कि ईरानी भाषा के ग्रंथ जेद अवस्था से समानता रखते हैं। ठीक है, यानी कि बहुत सी बातें ऐसी हैं जो कि ईरानी भाषा के ग्रंथ जेद अवस्था में मिलती हैं और वही बातें हूबहू कॉपी हमको ऋग्वेद में भी मिलती हैं। ठीक है, और इसके अलावा आपको क्या याद रखना है, इसके अलावा आपको याद रखना है कि 1400 ईसा पूर्व के बोगज कोई, आपने समझ पढ़ा होगा ये, बोगज कोई अभिलेख मिला है एक, बोगज कोई अभिलेख मिला है जो कि 1400 ईसा पूर्व का है। इसमें क्या मिलता है, इसमें जो ऋग्वेदिक देवताओं की जानकारी मिलती है। ठीक है, 1400 ईसा पूर्व के बोगज कोई अभिलेख में, ठीक है, बोगज कोई अभिलेख में कुछ ऋग्वेदिक देवताओं की जानकारी मिलती है और वो देवता कौन कौन से हैं वो भी आपको मालूम होना चाहिए। वो हैं इंद्र, मित्र, वरुण और नासत्य। ठीक है, तो देखिए 4 देवता हैं जो कि ऋग्वेद में मिलते हैं और यही 4 देवता 1400 ईसा पूर्व के बोगज कोई अभिलेख में भी मिलते हैं। कौन कौन से देवता हैं वे? इंद्र, मित्र, वरुण, नासत्य। ठीक है, ये कहाँ, बोगज कोई अभिलेख ईरान का है, ईरानी भाषा में है। ठीक है, और इसी के आधार पर ये अनुमान लगा जाता है, इन समानताओं के मिलने के कारण ये अनुमान लगा जाता है कि आर्य जो आए थे ये ईरान से होकर के आए थे, क्योंकि ईरान की भाषा में और इनकी भाषा में बहुत समानता देखने को मिली है। ठीक है, तो मेन पॉइंट क्या था, ऋग्वेद की समानता किससे मिली है? ईरानी भाषा के ग्रंथ जेद अवस्था से मिली है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, ये परीक्षा में कई बार आ चुका है और आपको ये मालूम होना चाहिए। और देखिए उसी तरीके से 1400 ईसा पूर्व के बोगज कोई अभिलेख में भी ऋग्वेदिक देवताओं का वर्णन मिलता है और वो 4 देवता हैं, इंद्र, मित्र, वरुण और नासत्य। ये हमारे ऋग्वेद में मिलते हैं और ये बोगज कोई अभिलेख में भी देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों समय काफ़ी हो गया है, वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं आज की इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूँ। आगे हम पढ़ेंगे क्या, वैदिक नदियों के बारे में पढ़ेंगे अगली वीडियो में। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक होगा, वैदिक नदियों के बारे में। ठीक है, ये हमें बिल्कुल जानकारी इनके बारे में होनी चाहिए, क्योंकि वैदिक नदियों से संबंधित कोई ना कोई प्रश्न परीक्षा में अक्सर अब आने लगा है या आता रहा है। तो अगली वीडियो को आप जरूर देखिएगा, जिसमें मैं आपको पढ़ाऊंगा वैदिक नदियों के बारे में कि वैदिक संहिता में कितनी नदियाँ थी, ऋग्वेद में कितनी नदियाँ हैं और नदी सूक्त में कितनी नदियाँ हैं और नदियों के प्राचीन नाम क्या थे और आज आधुनिक नाम उनके क्या हैं। ठीक है, आर्य जो आए थे सब सैंध प्रदेश में रहने लगे थे। सब सैंध प्रदेश 7 नदियों से बना हुआ था, सिंधु और उसकी सहायक नदियों से बना हुआ था। ठीक है, सिंधु और उसकी सहायक जो नदियाँ थी उनके आसपास का क्षेत्र था उसको सब सैंध कहा गया है। और 7 नदियाँ कौन कौन सी थी वो मैं आपको बताऊंगा, और फिर अफगानिस्तान में कौन कौन सी नदियाँ बहती हैं उनके बारे में बताऊंगा। ठीक है, जो कि आर्यों से जुड़ी हुई थी। तो ये सब जानकारी लेने के लिए आपको देखनी होगी अगली वीडियो। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी वीडियो, जिसमें आज हमने पढ़ा वैदिक सभ्यता के बारे में, और जो इसकी अगली वीडियो होगी उसमें हम जानकारी लेंगे वैदिक नदियों के बारे में। ठीक है, तो दोस्तों मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। यदि आप चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करना ना भूलिए, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। तो मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।